तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बी ई वी ए 181 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का ब्लॉक 4। इससे पहले मैं तीनों जो ब्लॉक है उसका वीडियो बना चुका हूँ, यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो आज हम देखेंगे यूनिट 12। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। आंसर होगा 48A, 51A, 57 और 52 है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 48A। 48A जो है वो स्टेट को बोलता है, स्टेट को बोलता है कि आप भाई प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को और इम्प्रूव करो। ठीक है। यहाँ पर 51A में किसको बोल 51A में भी एक ही बात बोलता है, मगर वो सिटीजन को बोलता है, सिटीजन। ओके। 51A में। और 47 जो है वो कहता है कि स्टेट को प्रोवाइड जो स्टेट का पब्लिक है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा, मतलब न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई है वो इंश्योर करना होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप करना पड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक। तो आंसर क्या हुआ? 48A। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन 1974। ये याद कर रखना। ठीक है। नंबर 3, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कम इनटू इफेक्ट इन। यहाँ पे आंसर गलत है, मैं सही कर देता हूँ कि यहाँ पे आंसर गलत है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, 1980। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर व्हिच एक्ट सीपीसीबी एंड एसपीसीबी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड स्टेट बोर्ड, ये कौन सा एक्ट के अंदर आता है? ऑब्वियसली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ईपी एक्ट से शॉर्ट में कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड आफ्टर व्हिच इवेंट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 को। ओके। और भोपाल गैस लीक कब हुआ था? 1984 को। ठीक है। तो याद रखना कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में कब एक्ट आया था? 1986। ओके। इरेजर कहाँ होगा? हाँ। ठीक है। सो आंसर भोपाल गैस लीक हो गया। नंबर 6, which is not part of MOUF and CC। कौन सा पार्ट नहीं है? तो यहाँ पे PATA जो है वो पार्ट नहीं है। ओके। पहले से हाँ। नंबर 7, द रियो समिट 1992, ये याद रखना, रियो समिट कब हुआ था? 1992। ये क्या था एक्चुअली? आर्थ समिट था। ठीक है। रियो समिट 1992 और ये आर्थ समिट था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द Kyoto Protocol addresses ozone depletion, GHG emission reduction, biodiversity loss और water pollution। तो Kyoto Protocol क्या एड्रेस करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन रिडक्शन। ओके। अगला क्वेश्चन मैं पहले बोल चुका हूँ कि आर्टिकल 51 रिलेट्स टू ड्यूटी एंड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी। ये किसको निभाना पड़ता है? सिटीजन को। ओके। सिटीजन। ओके। अगला क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मैंडेटरी अंडर कौन सा एक्ट के अंदर आता होगा? ईपी एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अगला क्वेश्चन, द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन वाज मेड इन 1972।
ये बहुत पहले हो चुका है। स्टॉकहोम, ये नाम से ही पता होगा आपको, मतलब समझ में रखा हुआ कि ये पहले हुआ है 1972 को। हु लीड्स सीपीसीबी, मतलब कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड कौन चलाता है, वो कौन हेड करता है? तो यहाँ पे चेयरपर्सन एंड एक्सपर्ट, यहाँ पे तो एक्सपर्ट चाहिए, तो चेयरपर्सन एंड एक्सपर्ट। Which of these is a biodiversity treaty? treaty biodiversity कौन सा है? साइट्स। ओके। कॉन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये क्या करता है एक्चुअली? ये जो वन्य प्राणी है और उद्भिद है जो रेयर है, उसका वाणिज्यिकरण और ट्रेड को रोकता है जाते वो विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। नंबर 14, द MIFF and is renamed in 2024। मोदी आने से इसका रिनेम कर दिया गया, मोदी जी। अंडर व्हिच एक्ट कैन इंडस्ट्रीज बी प्रोसिक्यूटेड फॉर पोल्यूशन? सो यहाँ पे एक देखो, अगर इंडस्ट्रीज आपको खड़ा करना है तो आपको वाटर के बारे में सोचना होगा, एयर के बारे में सोचना होगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में सोचना होगा। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस अबव, ओके, ऑल ऑफ द अबव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोडायवर्सिटी एक्ट 2020 2002 इज, क्या है बायोडायवर्सिटी का मेन एक्ट क्या है? रेगुलेट बायोडायवर्सिटी यूज। करेक्ट ऑप्शन बी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फॉरेस्ट एंड लैंड डाइवर्सन इज इशूड बाय, कौन कर कोई इशू करता है? MIF एंड CC, ओके। अगला क्वेश्चन, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज ए पार्ट ऑफ, क्या होगा? बोलो क्या होगा, आप बोलो। हाँ, रियो डिक्लेरेशन, ओके। द polluter pays प्रिंसिपल ऑल्सो इन रियो डिक्लेरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज कॉन्सिस्टेड अंडर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, जो अगला यूनिट 13। हाँ, तो ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, which of the following increases environmental pressure? पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, कंजम्पशन पैटर्न, यहाँ पे ऑल होगा ना, आपको समझना पड़ेगा। इंक्रीजेस एनवायरमेंटल प्रेशर, प्रेशर तो सब लोग दे रहा है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किसको इन्वॉल्व करता है? लोकल कम्युनिटी को ना। इको विलेजेस एम टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेस यूज, promote sustainable living, इंडस्ट्रियलाइज रूरल एरियाज एंड एलिमेंट वाइल्ड लाइफ। तो इको विलेज क्यों करता है? कि प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। अभी SDG का महत्व है, ठीक है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके। व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड सस्टेनेबल लाइवलीहुड? एग्रो फॉरेस्ट्री, डीप माइनिंग, इको टूरिज्म, बायोगैस। तो नॉट कंसिडर्ड एज सस्टेनेबल लाइवलीहुड कौन सा है? डीप माइनिंग। तो डीप माइनिंग कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं किया जाता, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एडुकेशन दैट एनहांसेस एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज, एनवायरमेंटल एडुकेशन, ओके। NGOs help environment by policy lobbying, awareness campaigning and direct action, and ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। वो सिर्फ अवेयरनेस नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्ट एक्शन नहीं करता है। एक्शन में मतलब फ्लड में रिलीफ प्रोवाइड करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्बन स्प्रल लीड्स टू हैबिटेट लॉस, improve वाइल्ड लाइफ, रिड्यूस पोल्यूशन, एंड नथिंग। वो हैबिटेट लॉस हो गया ना, अर्बनाइजेशन हो गया। which is not sustainable, organic farming, chemical investing farming, crop rotation, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे
ये तीनों सिमिलर है, एक दो तीन। जो डिसिमिलर है ये सस्टेनेबल नहीं है। केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग। 9 नंबर। Which model integrates environment and development? Eco model, Brundtland Brundtland model, निर्मल मॉडल एंड फॉरेस्ट मॉडल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा मॉडल इंटीग्रेट करता है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को मेलबंधन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रूटलैंड मॉडल, ब्रूटलैंड मॉडल। ओके। एनजीओज फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट, सीएसी होगा। ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्लूड्स heavy pesticide use, monocropping, integrated pest management and slash and burn। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्लूड क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर का मेन काम तो ये होता है कि पेस्ट कंट्रोल करके सब कुछ सही रखना। ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट एम्स एट, कहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट का एम क्या है? रेन वाटर स्टोरेज, इंप्रूविंग लाइवलीहुड, सॉइल एरोशन कंट्रोल या भूमि क्षय कंट्रोल। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे ना, ऑल। Community forestry is based on government decision, community management, external corruption, and international funding. Forestry is based on community management. Ecotourism benefits local income, wild habitat damage, pollution increase and none। तो यहाँ पे लोकल इनकम। आप देखो कि लोकल इनकम, ये आपको मतलब पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में क्या हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते थे, हम जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब लोग रहते थे ना, तो लोकल लोग जाता था वहाँ पे, तो उसको रहना पड़ता था। उनका घरों में ऐसा सिस्टम था कि सपोज यहाँ पे बहुत घर है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग इस साइड रह रहे थे और इस साइड का रूम रेंट पे दे देते, तो उसको पैसा आने लग रहा था, आना शुरू हो गया था ना। तो फिर क्या होगा कि ये हमला वगैरह हो गया, कि वो लोग ही जंगियों को आश्रय दिया था, कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोवोक मतलब लोग है जो नहीं चाहता कि जो कश्मीर का जो लोग जो है वो इंडिया के ऊपर बिलीव करे। ठीक है, ये तो अच्छा चल रहा था, इसको हैम्पर करे। ठीक है, मगर वो सफल नहीं होगा, क्योंकि फिर से डिप्लोमेसी से फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। मगर वो जो हानि वो पहुंचे है, उसका जवाब में हम ऑपरेशन सिंदूर किया है। और अदूर भविष्य में वॉर भी बहुत कुछ होगा, आप सिर्फ देखते रहना। सो बैक इन द टॉपिक। अर्बन environment challenges include वाटर शॉर्टेज, एयर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे ऑप्शन डी और इतना यानी कि ऑल होगा। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स साइकिलिंग, कोल ट्रांसपोर्ट, डीजल व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या है? साइकिल। भाई इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। खतरा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रिंसिपल कौन सा है? इंट्रोटिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ब्लेमिंग नेचर, इग्नोरिंग इश्यूज। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है। कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसको सही किया जा सकता है। लोकल गवर्नेंस इन द एनवायरनमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट क्या है? गांव की तरफ पंचायत है ना, तो पंचायत ही लोकल है। यहाँ पे जाज थोड़ी आएगा लोकल गवर्नेंस में। अभी 19। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज इज फ्रॉम अर्बन यूथ, इंडिजिनस कम्युनिटीज, कॉरपोरेशन, मीडिया। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज इज फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटीज। उसे कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज।
हम्म। अगला देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट प्लानिंग इज मैंडेटरी अंडर EIA, environmental impact assessment, नॉट नीडेड, इलीगल और ऑप्शनल। तो यहाँ पे ऑप्शन इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी किसके अंडर आएगा? मैंडेटरी अंडर EIA। सो लास्ट यूनिट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, मतलब ये पूरा पीडीएफ में। हाँ, नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि कर लेना आपको आ जाएगा फिर। तो सालों जो है ना, जो मतलब जो इंसिडेंट का कौन सा सालों में क्या हुआ था वो देख लेना ना एक बार। Which ethic places human at the center? Ecocentrism, biocentrism, ecofeminism और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो आंसर है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। लैंड एथिक्स इस essay was by एल्डो लेपॉड। इसको रट्टा मारना होगा आपको। नंबर 3, इकोफेमिनिज्म combines psychology with economics. फेमिनिज्म, फॉरेस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन सा राइट होगा? इकोफेमिनिज्म combines psychology with feminism। फेमिनिज्म टर्म में ही है ना। तो नंबर 4 देख लेते हैं। राइट्स ऑफ नेचर आर्गू दैट ओनली ह्यूमन हैव राइट्स। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सबका राइट है भाई। एनवायरनमेंट हैज इंट्रिंसिक राइट्स, कॉर्पोरेशन हैव राइट्स, स्पेसिफिक राइट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारे गलत है, सही है ये। यानी कि एनवायरनमेंट हैज इंट्रिंसिक राइट्स। अगला क्वेश्चन। इंटरजेनरेशनल जस्टिस डिमांड्स precedence to present future generations right to only use current resources, ignore future needs। तो इंटरजेनरेशनल जस्टिस डिमांड क्या करता है कि फ्यूचर जनरेशन राइट्स टू। ओके। अगला, बायोसेंट्रिज्म asserts वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं करते, ये सारे जो लिविंग एनिमल है उसको बात करते हैं, फ्लोरा फौना के बारे में भी। डीप इकोलॉजी मूवमेंट सपोर्ट्स सस्टेनेबल स्केल डाउन कंज्यूमरिज्म। सस्टेनेबल स्केल डाउन हो गया डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सस्टेनेबल स्केल डाउन। ठीक है। विच इज नॉट एनवायरमेंटल एथिक। एनवायरमेंटल एथिक कौन नहीं है? यूटिलिटेरियनिज्म। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। मोरल कंसिडरेशन एक्सटेंड्स टू फुल्ली ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। मोरल कंसिडरेशन एक्सटेंड्स टू, यहाँ पे एनिमल एंड इकोसिस्टम होगा। नंबर 10, environmental ethics emerged because of environmental crisis, scientific advances, moral concern, expansion, and option D is all. Right answer is option D. Number 11, sustainability ethic emphasizes current use only, maintain ecological balance, profit only or none। तो यहाँ पे ऑप्शन है सस्टेनेबिलिटी एथिक एम्फसाइजेस मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो भाई, आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो रट्टा मार के आना है। जितना आपको याद आ रहा है बाकियों को भी ऐसा कर दो, करके आ जाओ। नंबर मिले तो अच्छा है, ना मिले तो क्या करना आपको, ऐसे भी नहीं मिलता ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स क्या है? इन इटसेल्फ। और एक्सट्रिंसिक मीन, इंट्रिंसिक मीन यहाँ पे कुछ स्पीसीज है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के ही जो ट्रीटमेंट है उसको करना है, इसके बोलते हैं इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक है यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लेके यहाँ पे करो। ठीक है, तो ये है एक्सट्रिंसिक। अगला देख लेते हैं।
प्रिवेंटिंग हार्म टू इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। यही करेक्ट ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन में क्यों जाए। यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ट्रीट्स एनवायरनमेंट एज ए राइट होल्डर, ए रिसोर्स डेलिटी एंड सैंक्चुअरी। तो थ्योरी एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए रिसोर्स। इकोसेंट्रिज्म प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है, इकोसिस्टम ऑफ वेलबींग। एल्डो लेफोर्ड was is known for land ethic ना। राइट्स ऑफ मदर अर्थ रिकॉग्नाइजेस राइट रिवर्स एंड फॉरेस्ट, यही ऑप्शन है। जस्टिस बियॉन्ड ह्यूमन स्पीसीज इज इंटरपर्सनल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। सो ह्यूमन स्पीसीज का बियॉन्ड, बाहर जो जस्टिस है उसे कहते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस। ठीक है। रेस्पिरेटरी इन द एनवायरमेंटल एथिक्स मीन्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ethical consideration ethical consideration in development planning is mandated by Stockholm Principle। ओके, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन या बड़ा सा सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेट करते हैं वीडियो लाने को या आपको समझने को। थैंक यू।